गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमारा जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था न्यूरो साइकोलॉजिकल डेफिसिट एसोसिएटेड विद स्ट्रोक, और ये काफ़ी आगे हम इसमें चले गए थे। इसमें हमने नेक्रोसिस पढ़ लिया था, डिसइनहिबिशन भी पढ़ चुके थे, डिस्कनेक्शन सिंड्रोम पढ़ चुके थे, अटेंशन डेफिसिट पढ़ चुके थे, एंड मोटर एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि और कौन से न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेफिसिट हो जाते हैं स्ट्रोक के कारण। जैसे मेमोरी प्रॉब्लम, जो स्ट्रोक विक्टिम होता है, स्ट्रोक सर्वाइवर होता है, उसमें मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कैसे कि वो ऐसा महसूस करता है कि उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी अब इतनी अच्छी नहीं रही जितनी कि हुआ करती थी। जैसे वो उन लोगों का नाम बताने भी नहीं रिकॉल कर पाता है, उनका नाम भी रिकॉल नहीं कर पाता है जिनको कि वो अच्छे से जानता था, बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन स्ट्रोक होने के बाद उसकी मेमोरी में इतनी डेफिसिट होती है कि वो उन लोगों के नाम को भी नहीं बता पाता है जिनको कि वो बहुत करीबी से जानता था। स्ट्रोक का जो पेशेंट होता है वो जो ओल्ड लर्निंग होती है उसको नहीं भूलता है, यानी कि उसकी जो ओल्ड मेमोरीज हैं उनको नहीं भूलता है, लेकिन जो न्यू मेमोरीज है, जो न्यू लर्निंग है, वो उनको भूल जाता है। जैसे कि उसके साथ कुछ साल पहले क्या हुआ था वो ये बता सकता है, लेकिन उसने आज लंच में क्या खाया था ये बताने में वो अपने आप को प्रॉब्लमेटिक फील करता है, वो नहीं बता पाता है। स्ट्रोक का जो पेशेंट होता है, मतलब स्ट्रोक सर्वाइवर जो होता है, उसमें उसकी जो मेमोरी होती है उसमें ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब जो अगर उसको लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है तो वो उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। जैसे कि या तो हम क्लस्टर के थ्रू या चंक के थ्रू हम जो लॉन्ग अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, जो लंबी लंबी या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम निमोनिक टेक्निक के थ्रू हम उसको लर्न करते हैं। हम चंक बना करके उसको याद कर लेते हैं, अपने ब्रेन में उसको याद करके रख पाते हैं। लेकिन जो एक स्ट्रोक का पेशेंट होता है उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। ही फेस द प्रॉब्लम ऑफ लॉस शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम होती है। उसकी प्राइमरी मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी ठीक रहती है, लेकिन जो इफ़ेक्ट होती है वो होती है उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी इफ़ेक्ट होने के पीछे क्या रीज़न है? जैसे कि हमारा जो हिप्पोकैम्पस होता है उसका रोल होता है कहाँ पर, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन होती है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने का काम हिप्पोकैम्पस करता है। सो मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन में स्ट्रोक हुआ और उस स्ट्रोक की वजह से उसका हिप्पोकैम्पस जो था वो डैमेज हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी वहीं पर रह जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। अगर व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ और उसका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया, तो हिप्पोकैम्पल डैमेज का सिग्निफिकेंट रोल है मेमोरी डिफ़िकल्टीज़ में। अगर किसी व्यक्ति की ब्रेन में हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है तो इससे उसकी लॉन्ग टर्म जो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है वो लॉन्ग टर्म में ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल से यहाँ भी समझ सकते हैं कि आपने एक मूवी देखी होगी गजनी, उसमें उसको क्या प्रॉब्लम रहती है, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यानी कि सिर्फ उस इंफॉर्मेशन उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहती है, वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जा ही नहीं पाती। जिससे वो मिला 20 सेकंड तक उसको याद रख पाता है, उसके बाद वो उसको भूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि हिप्पोकैम्पस उसका डैमेज हो गया था। उसकी वजह से जो भी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती थी वो 20 सेकंड तक शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती थी और उसके बाद वो वैनिश हो जाती थी। उसके जो ट्रेसेस थे वो नहीं बन पाते थे।
ठीक है। तो जो स्ट्रोक सर्वाइवर होता है, जो स्ट्रोक का पेशेंट होता है, उसको मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। अब आगे हम बात करते हैं डेफिशिट इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी कि वो रीजनिंग कैपेबिलिटी व्यक्ति की खराब हो जाती है जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है। एक होती है कंक्रीट यानी कि ठोस, जिसको हम मतलब ठोस का मतलब जिसको हम लिख करके करते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जैसे कि कई बार हम कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन अपने मन ही मन में लगा लेते हैं, दिमाग में ही जोड़ घटा गुना भाग कर लिया, तो वो मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है व्यक्ति की, वो बैडली इफेक्ट होती है। इम्पेयर जजमेंट हो जाती है, लॉस ऑफ इंसाइट, diminished capacity for abstract and complex thinking are the common cognitive change among stroke victim। यानी कि अगर कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स कोई प्लानिंग करनी पड़ जाए तो उसमें व्यक्ति जो है वो ठीक प्रकार से उसको प्लान नहीं कर पाएगा, उसमें जो उसकी कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है इसमें। तो ये हुआ आपका डेफिसिट इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आफ्टर स्ट्रोक, विजुअल स्पेशियल डेफिसिट। विजुअल स्पेशियल डेफिसिट यानी कि स्थान से संबंधित है ये। विजुअल स्पेशियल डेफिसिट अकर particularly after right hemisphere stroke and include both visual perceptual as well as visual constructional abilities। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ राइट हेमिस्फीयर में तो उससे क्या होगा, उसकी विजुअल स्पेशियल जो एबिलिटी होती है वो प्रभावित होती है, यानी कि विजुअल परसेप्शन और उसी के साथ साथ विजुअल कंस्ट्रक्शनल एबिलिटीज, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन करते हैं जो व्यक्ति, तो वो क्या करते हैं, वो उनको आप एक खाली प्लॉट दिखाओ तो उस पर वो अपने दिमाग में ही, अपने ब्रेन में ही एक नक्शा तैयार कर लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या चीज़ होगी, यहाँ पर क्या बनेगा, तो उनके ब्रेन के अंदर पूरी मैपिंग हो जाती है। उसको हम बोलते हैं कि ये मतलब स्थान को देख करके उन्होंने एनालाइज कर लिया। दिस इज कॉल्ड विजुअल स्पेशियल, मतलब जगह को अपनी आंखों के द्वारा देखकर ही उसका पूरा मैप उनके ब्रेन में तैयार हो जाता है। लेकिन जो स्ट्रोक सर्वाइवर पेशेंट जो व्यक्ति होते हैं उनमें इस एबिलिटी की कमी आ जाती है। वो ये देखकर पता नहीं लगा पाते, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट अगर रखे हुए हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको वो नहीं पता लगा पाते। उनके और दूसरे लोगों के या किसी चीज के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको वो पता नहीं लगा पाते। अगर जैसे मान लीजिए इसमें जैसे उनकी कुछ जो डेली एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि स्टेयर क्लाइंबिंग हुआ या फिर ड्रेसिंग, बाथिंग, टॉयलेट, ईटिंग, ये सभी जो है इन सब चीज़ों में भी उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, दूसरों की हेल्प की। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, यानी कि जो स्ट्रोक सर्वाइवर पेशेंट होते हैं उनमें कुछ इमोशनल और बिहेवियर डेवलप हो जाती हैं। कौन कौन सी इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम, जैसे कि सबसे पहला बताया इन्होंने कि डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन उस समय होता है जब व्यक्ति के लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्ट्रोक होता है। जब किसी व्यक्ति के लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्ट्रोक होता है तो उसमें डिप्रेशन के सिम्टम डेवलप होने लगते हैं। वो अपने आप को मतलब फील करता है कि वो कम्प्लीटली फेल है, हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करता है, हमेशा उसका रोने का मन करता रहता है, अब नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, उसको डिप्रेशन की ओर लेकर के जाती हैं। ये सभी साइन एंड सिम्टम है डिप्रेशन के। तो जो स्ट्रोक सर्वाइवर होते हैं और खास करके वो स्ट्रोक जो लेफ्ट हेमिस्फीयर में आता है तो व्यक्ति में डिप्रेशन के सिम्टम दिखाई देते हैं।
उसके बाद है नेक्स्ट है अपैथी। अपैथी में क्या होता है कि व्यक्ति में लैक ऑफ इमोशन होते हैं, मतलब किसी भी तरह का इमोशन नहीं होता, ना ही वो हैप्पी दिखाई देता है ना ही वो सैड दिखाई देता है। उसका जो फेस रहता है एकदम एक्सप्रेशन लेस रहता है। अगर उससे कोई पूछे कि आप कैसा फील कर रहे हो, एक अपैथी वाले व्यक्ति से कोई पूछे कैसा फील कर रहे हो, तो वो न्यूट्रल रहता है। वो कहता है ना मैं हैप्पी हूँ ना ही मैं सैड हूँ। उसकी आवाज में भी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखते। जैसे कि जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो हमारी वॉइस में एक्सप्रेशन पता चल जाता है। जब आप हैप्पी होंगे तो उस समय पर आपकी आवाज की धुन अलग होगी, और जिस समय आप एंग्री होंगे उस समय आपकी आवाज की धुन अलग होगी। लेकिन जो अपैथी जिस व्यक्ति में होती है, ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, एक इमोशन से रिलेटेड है कि व्यक्ति एकदम मतलब नल रहता है, एकदम लैक ऑफ इमोशन रहता है, न्यूट्रल रहता है बिल्कुल। नेक्स्ट है यूफोरिया। यूफोरिया में क्या होता है कि एक्सेस में ओवर राइडिंग पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स रहता है। टू मच हैप्पी, व्यक्ति बहुत अधिक खुशी का अनुभव करता है, बहुत खुश दिखाई देगा। मतलब अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें कि खुशी होने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा ओवर पॉजिटिव इमोशन उसमें नजर आता है, वो जरूरत से ज्यादा हैप्पी दिखाई देता है। ये कब होता है? जब व्यक्ति के राइट हेमिस्फीयर में स्ट्रोक होता है, तो उसमें यूफोरिया के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर यानी कि an impulsive emotional response is one that seems to come without warning। यानी कि impulsive emotional response वो कहा जा सकता है जो विदाउट वार्निंग आता हो, और इसमें जो व्यक्ति रहता है वो मतलब ओवर रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि या तो अगर रोएगा तो ज्यादा रोएगा, हंसेगा तो ज्यादा हंसेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बेसबॉल का मान लीजिए मैच होने वाला है, उससे पहले एक नेशनल एंथम शुरू होता है, तो जो नॉर्मल पर्सन होंगे वो उस नेशनल एंथम में एक नॉर्मल स्माइल के साथ उस नेशनल एंथम को में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो एक स्ट्रोक का पेशेंट है वो इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है कि या तो वो एकदम अनकंट्रोल्ड टीयर, मतलब उसके आंखों में से इतने रोना शुरू कर देगा, मतलब आंखों से ऐसे आंसू बहने शुरू हो जाएंगे, या फिर हंसने लगेगा हद से ज्यादा, मतलब अनकंट्रोल्ड वे में वो लाफिंग करेगा। तो व्यक्ति का जो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है वो दिखना शुरू हो जाता है, ज्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ इनिशिएशन। इनिशिएट करना यानी कि आरंभ करना, स्टार्ट करने में प्रॉब्लम रहती है जो स्ट्रोक विक्टिम होते हैं उनको। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक व्यक्ति है, वो बहुत भूखा है, उसके सामने खाना रखा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को इतना सक्षम नहीं पाता कि वो उस खाने को उठाए और अपने मुंह में डाल ले। कई पेशेंट तो ये भी शिकायत करते हैं कि वो उस खाने को चबा ही नहीं पा रहे हैं, उसको अपने माउथ में डालने के बाद उसको अपने जा को चला ही नहीं पा रहे, उसको चबाने में भी प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ इनिशिएशन भी, इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो है पुअर जजमेंट, यानी कि ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है। पुअर जजमेंट, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो जजमेंट होता है वो बहुत पुअर हो जाता है। जैसे कि अगर वो किसी कप में कॉफी छान रहे हैं तो वो ये नहीं पता लगा पाते हैं, जब तक वो कॉफी ओवरफ्लो होकर के बिखर नहीं जाती तब तक वो रुकते नहीं है। वो इतना जज नहीं कर पाते कि मुझे कहाँ पे आकर के स्टॉप हो जाना है ताकि ये जो कॉफी है ये ओवरफ्लो ना हो। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और इस टॉपिक को और अच्छे से डीपली पढ़ने के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी, जिल्मर की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है ये। और ये हमारा टॉपिक यहाँ आकर के ख़त्म हो जाता है कि कौन कौन से न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेफिसिट होते हैं आफ्टर स्ट्रोक। आई होप कि आपको अब ये टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा।